स्टूडेंट आज हम लोग डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ेंगे। डेंसिटी बेटा जो होती है बेसिकली क्यूबिक क्रिस्टल क्या होगा, मास ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल। अगर हम एक क्यूब को देखें जो क्यूब की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, एक क्यूब हो जाएगा। अब हमें पता करना है मास ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल। अगर हम ये पता कर लें बेटा कि इस क्यूब में, एक पर्टिकुलर क्यूबिक क्रिस्टल में जेड एटम है, जेड इसमें जेड एटम है। जेड इज द टोटल नंबर ऑफ एटम पर क्यूबिक यूनिट्स है। और अगर उसमें से एक एटम का मास निकाल लें, अगर हम इस पूरे क्यूबिक में हमने मान लिया कि जेड एटम है, तो अगर हमको इस पूरे क्यूब का टोटल मास पता करना है तो अगर हम एक एटम का मास निकाल करके और उसको जेड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मास ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल पता चल जाएगा। तो मास ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल क्या होगा, मास ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल इक्वल्स टू जेड इनटू मास ऑफ वन एटम, where Z is the total number of atom per cubic unit crystal। क्लास 11th में आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा, आपने पढ़ा था हमें निकालना 6.022 into 10 raised the power 23 एटम का कितना मास होगा, उसके मोलर मास के इक्वल होगा, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस के इक्वल होगा। तो वन एटम का मास कितना होगा, m अपॉन 6.022 into 10 raised the power 23 है। तो मास ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल क्या होगा, मास ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल इक्वल्स टू Z into mass of one atom और mass of one atom equals to m upon 6.022 into 10 raised to the power 23। Clear? So mass of a cubic crystal equals to Z into m upon 6.022 into 10 raised to the power 23 and volume of a cube equals to side cube a cube। तो यहाँ पे हम मास ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल में वैल्यू पुट कर दें तो मास ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल कितना है, जेड इंटू एम अपॉन 6.022 इंटू 10 raised to the power 23 और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल क्या है, ए क्यूब। तो इस तरह से जो हमारा डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया D इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 raised to the power 23, जिसको हम लोग अवोगाड्रो नंबर। अब इसका इस डेंसिटी का को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। डेंसिटी इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट।
where density is always in gram per centimeter cube. Z is the total number of atom per cubic unit cell. For simple cubic unit cell, पिछले टर्म में पढ़े थे हम लोग, for simple cubic unit cell Z is always 1. For body centered cubic unit cell Z is 2, and for FCC या CCP Z is 4. This is important one. M is the molar mass of the substance. A is the edge length, your side. Here it is in centimeter, and clear. But if edge length is given in picometer, then 1 picometer equals to 10 raised to the power minus 10 centimeter. Then ये जो बेटा फॉर्मूला है ये मॉडिफाइड हो जाएगा D इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू 10 raised to the power minus 30 6.022 into 10 raised to the power 23. This is Avogadro number. Z into M upon A cube into 6.022 into 10 raised to the power 23. तो ये कब फॉर्मूला यूज करेंगे? जब एज लेंथ सेंटीमीटर में होगी। ये कब फॉर्मूला यूज करेंगे? जब एज लेंथ पिकोमीटर में होगी। दिस इज द डिफरेंस। क्लियर? नाउ इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट का। Packing fraction or packing efficiency, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Z इंटू वॉल्यूम occupied by sphere upon volume of cube. मतलब कहने का है कि एक क्यूब में सपोज जेड एटम है, जेड एटम प्रेजेंट है और एटम को कैसा माना गया है? स्फेयर की तरह माना गया, क्योंकि इस एटम का वॉल्यूम निकालना डिफिकल्ट है, बट स्फेयर का वॉल्यूम हमें पता है 4/3 पाई आर। अगर हम किसी क्यूब में सपोज 4 एटम प्रेजेंट है तो वो 4 एटम का वॉल्यूम उस क्यूब में कितना ऑक्युपाई कर रहा है? यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फेयर, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फेयर। तो हमने क्या किया कि जेड एटम थे, तो अगर हम एक एटम के स्फेयर को जेड माने 4 एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इस क्यूब में कितना वॉल्यूम एटम के थ्रू ऑक्युपाई है। अगर उस वॉल्यूम को अगर हम डिवाइड कर दें टोटल वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब से,
तो जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, पैकिंग फ्रैक्शन। सपोज हमारे रूम में 4 आइटम है और 4 आइटम में जितना, जैसे 4 बॉल रख दिया मैंने एक रूम में, और उन 4 बॉल का जो वॉल्यूम होगा और उस वॉल्यूम को रूम के टोटल वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें उसकी पैकिंग एफिशिएंसी पता चल जाएगी। इसका मतलब ये बात पता चलती है कि जैसे जैसे जेड की वैल्यू बढ़ेगी, जेड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ता है। तो हम लोग सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन को पढ़ते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट से, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूबिक यूनिट से। बहुत सिंपल है सिंपल क्यूबिक में। पैकिंग एफिशिएंसी को समझने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बेटा, कि इसमें जो स्फीयर प्रेजेंट है कॉर्नर पे, इनमें क्या अरेंजमेंट होगा, यानी कि जो ये कॉर्नर पे जो स्फीयर हैं इनमें क्या आपस में अरेंजमेंट होगा। तो सबसे खास बात क्या है कि जो सिंपल क्यूबिक में जो स्फीयर कॉर्नर पे प्रेजेंट है, अगर हम इस यहाँ की बात करें तो जो स्फीयर यहाँ पे कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है, आपस में एक दूसरे को टच कर रहा है। तो यानी कि कॉर्नर पे जो स्फीयर प्रेजेंट है वो एक दूसरे को टच कर रहा है। हमने कहा ना कि दो स्फीयर की बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एज लेंथ बोलते हैं। यानी कि अगर ये r है, ये r है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2r आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माने कि सिंपल क्यूबिक में जो स्फीयर कॉर्नर में प्रेजेंट है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। एज लेंथ को हमने क्या बोला कि दो स्फीयर की बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग एज लेंथ बोलते हैं। क्लियर। अब हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, z इंटू वॉल्यूम occupied by sphere upon वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो z सिंपल क्यूबिक में z की वैल्यू हो गई 1, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर हो गया 4/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, a क्यूब। इसको सिंप्लीफाई किया, 4 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 r क्यूब, ये नीचे 3 हो गया। a क्यूब की वैल्यू आपने प्रूव किया, a = 2r होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r क्यूब। इसको सिंप्लीफाई किया, 4 इंटू 22/7 r क्यूब इंटू 3 8r क्यूब। r क्यूब कैंसिल आउट हो गया। जब इसको सॉल्व किया तो 0.524 की वैल्यू इक्वल हो गई। यानी कि जो परसेंटेज ऑफ जो पैकिंग फ्रैक्शन आई वो आई 0.524। इसका मतलब अगर हम इसको कायदे से सॉल्व करें, इसकी वैल्यू को निकालें, तो प्रैक्टिकली कितनी आएगी, 0.52 पॉइंट समथिंग हो सकती है, जो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, 0.524 एंड परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, 52.4%। ये जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा ये क्या होगा, ऑक्युपाइड स्पेस होगा, और जो अनऑक्युपाइड स्पेस होगा अनऑक्युपाइड स्पेस 100 माइनस occupied space, that should be equals to 47.6%. Clear? 52.4, 47.6.
क्लियर? तो मैंने सिंपल क्यूबिक में जो टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड होगा एटम्स के थ्रू वो कितना होगा 52.4, और जो अनऑक्युपाइड होगा वो 100 माइनस ऑक्युपाइड स्पेस कर देंगे तो आपको अनऑक्युपाइड स्पेस पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, हो सकता है ये जो वैल्यू है वहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा कितनी वैल्यू आएगी, 0.52 आएगा। 52 के बाद क्या वैल्यू है वो आप इसको यहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पैकिंग फ्रैक्शन इन BCC। पैकिंग फ्रैक्शन in BCC। in BCC क्यूबिक यूनिट से। BCC में बेटा समझने वाली बात क्या है कि वहाँ वही चीज है कि इसमें एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है। BCC में बेसिकली जो आपके पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे है और कॉर्नर के साथ साथ बॉडी पे बैठा है, बॉडी सेंटर। और ये जो बॉडी से पास होता है ये क्या कहलाता है, बॉडी डायगोनल। तो ये A B C D, तो ये जो AD है ये A और D, ये आपका हो गया AD इज बॉडी डायगोनल। और इस बॉडी डायगोनल की बात, खास बात क्या है कि जो बॉडी डायगोनल पार्टिकल है, ये जो बॉडी डायगोनल एटम है, इट इज इन कॉन्टैक्ट टू 8 कॉर्नर एटम्स। माने कि एक रूम में 8 कॉर्नर हैं और उस 8 कॉर्नर पर सबकी एक बॉल रखी हुई है और बीच में एक ऐसी बॉल रखी हुई है रूम में कि वो सभी 8 कॉर्नर्स की बॉल को टच कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो ये पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल बैठा हुआ है बॉडी पे, वो इसके भी कांटेक्ट में है, इसके भी कांटेक्ट में है, इसके भी कांटेक्ट में है, इसके भी है। तो ये सबके कांटेक्ट में ये पार्टिकल है और हमें इसी की वैल्यू को निकालना है कि ये बॉडी डायगोनल कैसा होगा। तो हमने कहा कि दो स्फीयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको तो हम लोग एज लेंथ बोलते हैं। यानी कि ये जो हमारी हो गई एज लेंथ A, ये A, तो राइट ट्राइंगल ABC, तो इसमें जो AC स्क्वायर होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा और A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दिस इज 2A स्क्वायर। सो AC की वैल्यू आ गई √2A। तो ये आपने निकाल लिया √2A, तो ये निकाल लिया। इसको आपने दो स्क्वायर के बीच की डिस्टेंस को A कहा। अब आपको फिर वही लगाना है इन ट्राइंगल ACD, तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि हमको ये वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू पता है हमें, तो √2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इट इज 3A स्क्वायर AD। सो AD इक्वल्स टू √3। चलिए, अब हमने ये भी पता कर लिया कि AD कितना होगा, ये R है, ये R है, ये R है, ये R है। यानी कि जो AD की वैल्यू है वो 4R के इक्वल हो गई। तो 4R इक्वल्स टू √3A, सो A इक्वल्स टू 4R बाई √3। तो हम लोगों ने इतनी मेहनत किया किस लिए, क्योंकि हम A और R के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश कर सके।
जब तक हम लोग ए और आर के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? Z इंटू वॉल्यूम occupied by sphere upon volume of cubic यूनिट से। अब बीसीसी केस में जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 2। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड स्फीयर क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? ए क्यूब। तो 2 इंटू 4/3 पाई 22/7। ए की वैल्यू क्या है? 4r/√3। तो ये हो जाएगा 64r क्यूब और ये 3√3 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब कैंसिल आउट। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 0.68% आया। तो जो परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो 68% होगा, जो कि क्या होगा? ऑक्यूपाइड स्पेस होगा। क्लियर? तो अनऑक्यूपाइड स्पेस क्या होगा? तो अनऑक्यूपाइड स्पेस plus 200 minus occupied space plus 200 minus 68 equals to 24%. 34%. 32%. Clear? So this is the packing fraction in BCC. इसमें लास्ट टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर? पैकिंग फ्रैक्शन इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बहुत सिंपल है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे जो पार्टिकल होंगे वो कॉर्नर के साथ साथ हर फेज के सेंटर पे होंगे। 6 फेज होते हैं तो 6 फेज के सेंटर पे, और ये जो गैप है वो हमारा क्या होगा? फेज डायगोनल हो जाएगा। यानी कि ये ए बी सी दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस ए हो गई, ये ए हो गई, ये हमें फेज डायगोनल निकालना है। यानी कि जो ये हमारा जो ये वैल्यू होगी ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये आर 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 आर, यानी ए बी जो हमारा है ये हमारा होगा फेस डायगोनल, और ए बी की वैल्यू जो होगी वो 4r होगा। तो हम एक राइट ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर क्या होगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर हो गया, और ए बी की वैल्यू आ गई √2a। तो बेटा हमने ए बी की वैल्यू यहाँ क्या फाइंड किया? 4r की। तो 4r इक्वल्स टू √2a, सो a इक्वल्स टू 4r/√2। तो इस तरह से इसमें कई बातें आती हैं। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है कि एज लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है, फेस सेंटर्ड या क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, इसे हम लोग सीसीपी भी बोलते हैं। अब हमारे पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है, z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। एफसीसी की वैल्यू z के लिए क्या होगी? एफसीसी की वैल्यू मतलब z की वैल्यू एफसीसी क्रिस्टल लैटिस के लिए क्या होती है? 4 होती है। तो 4 इंटू 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 64 आर क्यूब इंटू
2√2। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0.74। तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 74%, जो कि क्या होगा ऑक्युपाइड स्पेस होगा, और जो अनऑक्युपाइड स्पेस होगा वो क्या होगा, अनऑक्युपाइड स्पेस इक्वल्स टू 100 माइनस ऑक्युपाइड स्पेस, जो कि इक्वल होगा 100 माइनस 74, दैट इज 26%। तो इस तरह से ये आपका हो गया पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट एज वेल एज डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्टेट। थैंक यू।